हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग स्वीजीज किंग डिमांड कर्व मॉडल को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले जाने कि मॉडल का आइडिया कहां से आया। देखिए, जितने ओलिगोपोलिस्ट हैं या मैनेजर्स कह लीजिए, जो इन कंपनीज में मैनेजर हैं, वो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है, और वो ये भी जानते हैं कि जो एक ओलिगोपोलिस्ट के प्राइस डिसीजन है वो बेसिकली कॉम्पिटिटर्स पर डिपेंड करते हैं। जो कॉम्पिटिटर डिसीजन लेगा अपने प्राइस आउटपुट पर, उस पर ये भी लेंगे। तो डिसीजंस जो है वो एक दूसरे के डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। तीसरी बात ये कि एक फर्म के प्राइस डिसीजन दूसरी फर्म्स के मैनेजर को या दूसरी फर्म्स के मैनेजमेंट को प्रोवोक करती है कि वो अपने प्राइस का भी फिर से डिसीजन लें। और यहां पर जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है ओलिगोपोली के अंदर, वो ये है कि प्राइस एक जगह आते हैं, यानी डिटरमिन होते हैं। जब डिटरमिन हो जाते हैं तो फिर फिट हो जाते हैं, एक jagah फिक्स हो जाते हैं। इनफ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते। और क्यों ये एक जगह रुक जाते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं, यानी एक जगह पहले डिटरमिन किए जाते हैं, जब वो डिटरमिन हो जाते हैं उसके बाद वो एक जगह रुक जाते हैं, फिर फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते। इनफ्रीक्वेंसी आ जाती है उनके अंदर, चेंजेस के अंदर। ये क्यों है, इसी के आइडिया जो है वो किंग डिमांड कर्व के अंदर दिया गया है। कि ये किंग डिमांड कर्व बताता है कि प्राइस क्यों एक जगह पहुंच जाते हैं, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, और जब डिटरमिन हो जाते हैं तो क्यों कोई ओलिगोपोलिस बहुत जल्दी प्राइसेस को चेंज नहीं करता। अच्छा, जहां तक इस किंग डिमांड कर्व की बात है, तो हमने पीछे वीडियो देखी, हमने एक चैम्बरलिन मॉडल पढ़ा था। चैम्बरलिन मॉडल के अंदर बेसिकली दो कर्व को स्टडी किया गए थे, दो डिमांड कर्व थे उनके, दो डिमांड कर्व थे। एक तो मार्केट डिमांड कर्व था और एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व। बेसिकली उन्हीं दोनों कर्व से किंग डिमांड कर्व का आइडिया लिया गया। उन्हीं कर्व से, चैम्बरलिन के उन कर्व से इसका किंग डिमांड कर्व का आइडिया लिया गया। लेकिन चैम्बरलिन ने इसको यूज नहीं किया था। अगर आप चैम्बरलिन की थ्योरी उठा के पढ़ेंगे, उसमें कहीं किंग डिमांड कर्व का यूज कोई नहीं है। ये तो बेसिकली बाद में दो इकोनॉमिस्ट थे, हॉल एंड हिच। अब देखिए, मिल जाएगा कहीं पर, हॉल एंड हिच दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक पेपर लिखा था जिसका नाम था प्राइस थ्योरी एंड बिजनेस बिहेवियर। प्राइस थ्योरी एंड बिजनेस बिहेवियर। उन्होंने इस किंग डिमांड कर्व को यूज किया था, और उन्होंने भी इस किंग डिमांड कर्व को प्राइस डिटर्मिनेशन या आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ये प्रूफ किया था, उन्होंने ये स्टडी किया था कि एक बार जब प्राइस डिटर्मिन हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल्स, उसके बाद प्राइस स्टिकी हो जाते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, यहां तक थी। लेकिन उसी साल में, उसी ईयर में, 1939 की बात मैं बता रहा हूं, उसी ईयर में एक पेपर लिखा जो पॉल एम स्वीजी ने लिखा, जो हम मॉडल जिनका हम पढ़ रहे हैं, इनका पूरा नाम था पॉल एम स्वीजी। इन्होंने एक पेपर लिखा जिसका नाम था डिमांड अंडर कंडीशन ऑफ ओलिगोपोली। डिमांड अंडर कंडीशंस ऑफ ओलिगोपोली, जो कि जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में पब्लिश हुआ था। उसके अंदर स्वीजी ने ये बताया कि किस तरीके से प्राइस रिजिडिटी होती है। उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया इस प्राइस रिजिडिटी को, और उन्होंने ये भी बताया कि ओलिगोपोलिस जो है वो किंग डिमांड कर्व को फेस करते हैं। ठीक है, तो इसको, मॉडल को पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ एक दो अजम्पशंस हैं उसे देखें, फिर मॉडल शुरू करेंगे। इसके ज्यादा अजम्पशंस नहीं है, दो तीन खास अजम्पशंस हैं इसके। पहली बात तो ये है कि इसमें ये मान के चलते हैं कि ओलिगोपोलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की अगर एक ओलिगोपोलिस्ट प्राइस को घटाता है तो दूसरे ओलिगोपोलिस्ट भी घटाते हैं। यानी अगर पहला क्या है कि अगर एक्स प्राइस को घटाएगा तो वाई या अदर भी जो है वो भी प्राइस को घटाएंगे।
क्योंकि वो अपना लॉस नहीं चाहते। जो प्राइस घटा लेगा वो सारे कस्टमर ले लेगा, तो जनरली वो भी प्राइस कट कर लेते हैं। दूसरा एक अजम्पशन हम ये मान के चलेंगे कि अगर एक्स प्राइस को बढ़ाएगा तो वो तो अपने कस्टमर खुद ही छोड़ रहा है, क्योंकि वो प्राइस बढ़ा रहा है कि ज़्यादा मैं प्रॉफिट कमा सकूं। लेकिन जाहिर है जब वही प्रोडक्ट दूसरा ओलिगोपोलिस्ट बेच रहा है पिछले वाले प्राइस में, तो वो ज़्यादातर कस्टमर उसके पास जाएंगे, इसलिए वो अपने प्राइस को चेंज नहीं करेगा, ना घटा रहा ना बढ़ा रहा, कर लेगा। हो सकता है किसी एंगल पे उसे लगे कि ज़्यादा ही और आ जाएंगे कस्टमर, घटा लूँ, बढ़ाएगा नहीं किसी भी हाल में, ठीक है। और तीसरा इसका अजम्पशन ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमेशा यहां पर प्रिवेलिंग प्राइस रहेंगे। मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस रहेंगे और उन्हीं प्राइसेस पर मार्केट काम करेगी, ठीक है। तो एज यूजुअल मैं पहले फिगर बना लूं, किंग डिमांड कर्व बना लूं, फिर हम शुरू करते हैं, ओके। तो चलिए अब इस मॉडल से समझते हैं कि किस तरीके से ये किंग डिमांड कर्व बन जाता है, किस तरीके से दो डिमांड कर्व से एक डिमांड कर्व किंग कर जाता है। ये क्या है? बेसिकली एक मॉडल है, मॉडल ऑफ ए फर्म बिहेवियर दैट सीक्स टू एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटीज इन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री। ये मॉडल आपको ये बताएगा कि किस तरीके से ओलिगोपोलिस प्राइस पर रिटर्न होने के बाद रिजिड कर जाते हैं, रुक जाते हैं एक जगह, चेंज करना नहीं चाहते। देखिए ये हमेशा याद रखिए, जो हम ओलिगोपोलिस की जो भी हम कर्व बनाते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन बनाते हैं, हम दो डिमांड कर्व लेते हैं। बेसिकली जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये तो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, एक का प्राइस आउटपुट डिसीजन दूसरे के प्राइस आउटपुट डिसीजन पर डिपेंड करता है, इसलिए दो डिमांड कर्व हम लेकर चलते हैं। मोनोपोली में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोनोपोली में तो एक ही है सेलर है और उसी को अपना प्राइस आउटपुट डिसीजन लेना है, तो सिर्फ एक डिमांड कर्व और एक मार्जिनल रेवेन्यू कर्व काफ़ी है। लेकिन चूंकि इसके अंदर हमें कंपेयर करना होता है, एक दूसरे के डिसीजन पर डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए हम दो डिमांड कर्व को लेकर चले हैं। इसमें देखिए हमने पहला डिमांड कर्व ये लिया है, ये वाला डिमांड कर्व है पहला, इस लाइन को गौर से देखिए बस, और ये इसका मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। और ये दूसरा है D2, ये D2 है और ये इसका मार्जिनल रेवेन्यू है MR2, ठीक है। इस बात को अब जहन में रखिए, इसी से हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से डिमांड कर्व को किंग किया गया। अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये हमारे डिटरमिन प्राइस है, जहां पर ये हमारा पहले वाला डिमांड कर्व है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। उस मार्जिनल रेवेन्यू कर्व पे मान लीजिए ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ गई पहली वाली, तो इस पॉइंट पर मिलेगी, उससे हमने लाइन खींची तो वो जाकर डिमांड कर्व पे जहां पर मिली वहां हमारा प्राइस और आउटपुट डिटरमिन हो गए, ठीक है। सिर्फ इन दोनों लाइन को कंसीडर कीजिए पहले, इन दोनों को और इस वाले मार्जिनल कॉस्ट कर्व को, ये दोनों, ये वाला मार्जिनल और ये वाला मार्जिनल यहां टच हो रहे हैं, यहां पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिला, ये प्राइस आ गया, ये क्यू। अब मान लीजिए कि ओलिगोपोलिस, एक ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ओलिगोपोलिस या एक प्राइस को बढ़ाने की सोचते हैं कि हम प्राइस को, जो नॉर्मल प्राइस है, जो हमारे डिटरमिन प्राइस है, हम उससे प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा लें। तो क्या होगा उससे? जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे, वो अपने प्राइस को वहीं रखेंगे और जिसने प्राइस बढ़ाए हैं उसके कस्टमर को भी अपनी तरफ खींचेंगे। जाहिर है एक ही प्रोडक्ट है जो दो लोग बेच रहे हैं, एक ने प्राइस ज्यादा पर बेच रहा है और एक कम पर बेच रहा है, तो जो इससे खरीद रहे थे और इसने बढ़ा दिया प्राइस, तो इसके कस्टमर भी इसी के पास आ जाएंगे, तो वो मार्केट को कैप्चर कर लेगा, वो पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेगा। अभी तक हम पहले D1 पर थे, अब प्राइस बड़े हैं तो जाहिर है वो प्राइस इस पोर्शन से यहां कहीं बड़े होंगे, ठीक है। तो इस डिमांड कर्व पर हम थे। अब जब ऑर्गेनाइजेशन इस बात को देखेगी कि पूरी मार्केट कुछ लोगों ने कैप्चर कर ली है और बाकियों को नुकसान हो रहा है, तो वो इमीडिएटली शिफ्ट कर जाएंगे हायर डिमांड कर्व से लोअर डिमांड कर्व पर। इस डिमांड कर्व से वो शिफ्ट कर जाएंगे नीचे वाली डिमांड पर। नीचे का भी वही है, हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट की। इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर प्राइस बढ़ने की बात हो रही है ना, तो वो इस कर्व पर बढ़ रहे होंगे
अब वो क्या करेंगे, जब वो देखेंगे कि मार्केट कैप्चर कुछ ने कर ली है, तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन फौरन शिफ्ट कर जाएगी इस डिमांड कर्व से इस डिमांड कर्व पर, यहां से शिफ्ट करके नीचे आ जाएगी। तो ये अब यहां तो इस पर चल रही है, फिर ये पुराने वाले पे आ जाएगी, तो यहीं पर ये किंक कर जाता है। और इसी को ये किंग डिमांड कर्व जो प्रोड्यूस हुआ वो इसी से हुआ कि जब प्राइस बढ़ाए कुछ ओलिगोपोलिस ने, जब उनके प्राइस बढ़ाए तो बाकी जिन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाए थे उनके पास सारे कस्टमर आ गए। उससे ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि नहीं, ये काफ़ी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, हम शिफ्ट कर जाएंगे हायर डिमांड कर्व से लोअर डिमांड कर्व पे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक तो हम थे, वहीं तक तो लाने, तो वहीं से हम इसको सिर्फ शिफ्ट करेंगे, तो यहां पर इसमें अब किंक आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप बात करें कि उनने प्राइस घटाए, अगर वो प्राइस घटाएगा तो जाहिर है घटाने पर तो वो कस्टमर खींचेगा, उसमें तो उसका कोई लॉस नहीं है। तो उसमें जो बाकी भी हैं सब डिसाइड करते हैं कि हम भी प्राइस को घटा लें, और जब दोनों लोग सारे लोग प्राइस को घटाएंगे तो फिर हम नीचे वाले पर आ जाते हैं। ऊपर वाले का डिटरमिन लेवल ई से इक्विलिब्रियम से ऊपर का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि घटेंगे तो इससे नीचे नीचे, इससे नीचे घटेंगे। जब नीचे घटेंगे और बाकियों ने भी घटा लिए तो फिर डिमांड कर्व एक ही रहेगा, फिर इसी डिमांड कर्व पे काम करते रहेंगे। इसी तरीके से डिमांड कर्व किंक कर जाता है। समझ रहे बात को? देखिए यहां पर बेसिकली इसमें हमारे डिमांड कर्व के दो पार्ट हैं, हमारे डिमांड कर्व के दो पार्ट हैं, एक तो पीई है और ई डी है। अब अगर आप गौर से देखें तो पीई जो है, ये जो पोर्शन है डिमांड कर्व का हमारा, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है बनिस्बत इसकी इलास्टिसिटी से। अगर आप चेक करें तो यहां पर प्राइस के थोड़े से चेंज होने पर ज्यादा चेंज आएगा, और अगर आप इसको देखें अगर, तो यहां पर प्राइस के चेंज होने पर कंपैरेटिवली कम चेंज आएगा क्वांटिटी में एज कंपेयर टू दिस डिमांड कर्व। जाहिर है दोनों तरफ इलास्टिसिटी है, दोनों तरफ इलास्टिसिटीज है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो इसमें ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी और इसमें कम होगी। ठीक है, और ये बात हम प्रूफ कर रहे हैं कि अब यही बात हमने यहां पर प्रूफ की है कि क्यों प्राइस स्टिकी हो जाते हैं। एक प्राइस यहां पर है, अगर वो ऊपर बढ़ाता है तो बाकी भी करते हैं, यानी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है लेकिन प्राइस चेंज नहीं होते, फिर प्राइस उसी पर आ जाते हैं। नीचे होता है तो दोनों कर लेते हैं, और जाहिर है जब ज्यादा लॉस होता है तो फिर वापस ऊपर आ जाते हैं। तो प्राइस आसानी से चेंज नहीं होते इसके अंदर, ओलिगोपोली के अंदर। खास तौर से अगर कोई प्रोड्यूसर प्राइस को बढ़ाना चाहे तो वो प्राइस को बढ़ा नहीं पाएगा, बाकी लोग उस पर नीचे रहेंगे, तो उससे जब वो नीचे रहेंगे मार्केट को कवर करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि शिफ्ट कर जाओ। यहां तक कि डिमांड कर्व शिफ्ट कर दिया लेकिन प्राइस में चेंज नहीं आया, इसीलिए इसको स्टिकी प्राइस कहते हैं। अब बात करते हैं हम मार्जिनल रेवेन्यूज की। देखिए जो हमारा पहला मार्जिनल रेवेन्यू है वो यहां तक है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ही चल रहा है, यहीं पर टकराया था। हमारी जो कंडीशन है हमारी इक्विलिब्रियम की वो क्या है, MR इज इक्वल टू MC, यही है ना। तो MR MC हमारे यहां टकरा गए थे इस पॉइंट पर, लेकिन क्योंकि अच्छा जब यहां टकराए थे तो हम इस पर थे, हमने मान लिया, लेकिन क्योंकि यहां के बाद हम शिफ्ट कर गए फौरन इस पर, तो हमारा यहां से ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो ब्रेक हो गया, क्योंकि अब हमने शिफ्ट किया इस वाले से इस वाले पर, यहां पर इस पॉइंट तक के लिए, और उसके बाद फिर हम वापस इसी वाले पे आ गए। तो ये वाला जो डिमांड कर्व है इसमें हम इस वाले पे लेंगे, यहां जो टकरा रहा है ये, और जब हम इस वाले पे आ जाएंगे तो हम इस वाले को लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहां जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कहीं भी कोई भी चेंज आ सकता है, प्राइस या क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वांटिटी क्यू रहेगी पूरे इसमें और प्राइस पी रहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों के बीच में चेंज हो सकती है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी है उसमें या प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। और ये मॉडल आपको ये भी आइडिया दे रहा है कि मान लीजिए अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, जाहिर है आप अगर अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट घटेगी। मार्जिनल कॉस्ट घटने के बावजूद भी ये बता रहा है कि उसका इमीडिएट इफेक्ट प्राइस या क्वांटिटी पर नहीं पड़ेगा।
ठीक है। और आप इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई इंक्रीज है, इंक्रीज इन दी मार्जिनल कॉस्ट फॉर एग्जांपल मे नॉट इमीडिएटली पास ऑन टू दी कस्टमर। अगर कॉस्ट के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो इमीडिएटली कस्टमर पर पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये मॉडल है किंग डिमांड कर्व का, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। लगे हाथों इसके एक दो अजम्पशंस और हैं, वो सॉरी क्रिटिसिज्म और है, उनको बात करें। क्रिटिसिज्म मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं, फिर आप किसी भी सोर्स से उसको लिख लीजिएगा। देखिए पहली बात तो ये, पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि इसके अंदर हमने ये देखा कि इन्होंने बताया कि ये डिटरमिन्ड प्राइस है, अब प्राइस इससे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी प्राइस किस तरह डिटरमिन किए गए शुरू में ही, ये इस मॉडल के अंदर डिस्कस नहीं किए गए हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो यहां पर एक अजम्पशन लिया गया है कि अगर एक ओलिगोपोलिस्ट प्राइस को बढ़ाएगा तो बाकी नहीं बढ़ाएंगे, और अगर प्राइस को घटाएगा तो सब घटाएंगे, ठीक है। इस अजम्पशन को कुछ ने नहीं माना कि ये सही है। एक क्या कहते हैं, स्टिगलर थे, उन्होंने 1947 के अंदर एक एम्पेरिकल डेटा पर रिसर्च भी की थी। उन्होंने भी बात कही थी कि नहीं, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर प्राइस बढ़ाने पे भी ऐसा हो सकता है कि बाकी भी ओलिगोपोलिस्ट प्राइस को बढ़ा लें और घटाने पे घटा लें, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो इस बात को भी क्रिटिसाइज किया गया। तीसरी बात ये थी कि इस मॉडल के अंदर जो नॉन प्राइस कंपटीशन है उसको पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया है। नॉन प्राइस कंपटीशन जैसे कि आदमी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है उस पर काम करता है, एडवर्टाइजिंग है उस पर काम करता है, या सेल को प्रमोट करने के लिए अलग अलग कई तरीके के टूल्स यूज किए जाते हैं जिससे कि कंपटीशन बढ़ता है। लेकिन इस तरह के किसी भी कंपटीशन का, नॉन प्राइस कंपटीशन का इस मॉडल के अंदर जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।